हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस पार्ट 1। Many landforms are formed due to the internal movements. Many processes occurring on the Earth's surface also lead to the formation of or degradation of the landforms continuously. लगातार ज़मीन के अंदर जो हलचल होती रहती है या फिर ज़मीन के ऊपर जो प्रोसेस चलते रहते हैं उसकी वजह से कई बार बन जाती हैं कई चीज़ें, कई बार वो ख़राब भी हो जाती हैं जो ज़मीन के ऊपर की जो परतें हैं वो. In this lesson we will be studying the exogenetic processes and the landforms formed by them. इस चैप्टर में हम जो बाहरी प्रोसेसेस जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं, जो ज़मीन बनती है, उन पे कैसा असर पड़ता है और कैसी ज़मीन बनती है. एक्सटर्नल प्रोसेसेस अकर बिकॉज ऑफ द फोर्सेस वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस. एक्सटर्नल प्रोसेसेस जो है वो लगातार जो धरती के सरफेस पे जो अलग अलग फोर्सेस पड़ते रहते हैं उसकी वजह से होते हैं. There are mainly solar energy, gravitational force and kinetic energy associated with moving objects on the earth surface. ऐसा ज़्यादातर कि सूरज की एनर्जी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है धरती का उसकी वजह से, और जो धरती के ऊपर लगातार सब चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ऐसा होता है. सी द फिगर्स, गिवन फिगर्स, ये अलग अलग पिक्चर्स यहाँ पे दी गई हैं. ऑब्जर्व द फिजिकल अपीयरेंस, इनकी अपीयरेंस कैसी कैसी है वो हमें ऑब्जर्व करनी है. यू कैन सी दैट रॉक्स आर ब्रोकन, फ्रैक्चर्ड एंड हैव होल्स इन देम. देख सकते हैं कि पत्थर जो है वो टूट चुके हैं, फ्रैक्चर हो चुके हैं और उनमें कहीं छेद भी हैं. इन अ पिक्चर यू कैन ऑल्सो सी दैट स्टैचू हैज़ बीन डिफॉर्म्ड. इस पिक्चर में ये भी देख सकते हैं जो एक स्टैचू था वो भी टूट चुका है. वाई आर द रॉक्स इन सच अ कंडीशन, ये पत्थर इन कंडीशंस में क्यों है. वाई आर द रॉक्स, थिंक अबाउट दैम एंड ब्रीफली टेल द रीजन्स यू कैन थिंक ऑफ. इनके बारे में सोचो और बताओ कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं इनके पीछे, पत्थरों की ऐसी हालत होने के पीछे. डिस्कस द रीजन्स, इसके पीछे के रीज़न जो है वो डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ. चेक विद द टीचर्स इफ़ योर रीजन्स आर रेलेवेंट. और जो रीजन्स तुमने अपने माइंड में बनाए हैं उनसे टीचर से एक बार चेक करो कि क्या वो सही हैं या नहीं. अब हम पेज नंबर 24 पर चलते हैं. ब्रेकिंग और वीकनिंग ऑफ रॉक्स इज़ अ नेचुरल फिनोमिना. पत्थरों का टूटना और उनका कमज़ोर होना ये एक नेचुरल फिनोमिना है. इट इज़ कॉल्ड वेदरिंग, इसे वेदरिंग कहते हैं. वेदरिंग कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह की हो सकती है वेदरिंग: मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. इन एरिड केमिकल क्लाइमेटिक मैकेनिकल वेदरिंग इज़ डोमिनेंट. जहाँ पे ये बहुत ही सूखा और बंजर सा मौसम होता है वहाँ पर जो मैकेनिकल वेदरिंग है वो ज़्यादा पाई जाती है. लेकिन ह्यूमिड जहाँ पे होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होती है मॉइस्चर में, हवा में, वहाँ केमिकल वेदरिंग होती है. और बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म, लिवर ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है. छोटे छोटे चींटी, कीड़े या फिर फंगी और वायरस और बैक्टीरियाज की वजह से हमें बायोलॉजिकल वेदरिंग देखने को मिलती है. इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और हम पेज नंबर 25 पर चलते हैं. यू विल नोटिस दैट just as we can remove each and every outer layer of the onion, similarly in our natural nature rocks undergo such a process. जैसे आपने देखा होगा जैसे हम प्याज छीलते रहते हैं तो उसके ऊपर की परतें धीरे धीरे उतरती रहती हैं, वैसे ही पत्थर भी लगातार इसी तरह के प्रोसेस के अंदर जाते रहते हैं, उनकी ऊपर की परतें उतरती रहती हैं. The exposed part of the rock heats more while the inner part is comparatively cooler. और जो पत्थर का ऊपर का हिस्सा होता है जो एटमॉस्फेयर से डील कर रहा होता है उस पर इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है और बजाय के अंदर के पार्ट का रॉक के. एज अ रिजल्ट द आउटर लेयर ऑफ द रॉक्स फॉल अपार्ट फ्रॉम द मेन रॉक. इस वजह से पत्थर की ऊपरी लेयर जो है वो उतर जाती है मेन रॉक से. दिस इज कॉल्ड द एक्सफोलिएशन ऑफ द रॉक. इसे एक्सफोलिएशन कहते हैं पत्थर का. मैकेनिकल वेदरिंग मेनली अकर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. मैकेनिकल वेदरिंग जो है इन रीजंस की वजह से होती है. टेम्परेचर हो गया, वहाँ पर फ्रॉस्ट जम गई, या फिर क्रिस्टल ग्रोथ हो गया उसके ऊपर, या फिर प्रेशर का बहुत ज़्यादा रिलीज होना अंदर से और पानी की वजह से हमें मैकेनिकल वेदरिंग देखने को मिलती है. टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं. The minerals in the rocks expand because of the heat and contract while temperature decreases. जब किसी पत्थर के अंदर का जो मिनरल है वो गर्म होने लगता है तो वो फैल जाता है और जब वो ठंडा होता है तो फिर से वो सिकुड़ जाता है.
Due to such continuous contracting and expanding, tension develops in the rock particles. लगातार ऐसे फैलने और इकट्ठे होने की वजह से उस पत्थर में जो है टेंशन बनने लगती है उसके पार्टिकल्स में. Each mineral reacts differently to the temperature. हर मिनरल जो है अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है इन टेम्परेचर की वेरिएशन से. Some minerals expand more while others do not expand as much. कुछ जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड कर जाते हैं और कुछ कम करते हैं एक्सपेंड. Consecutively, the tension formed in the rocks also increases and decreases. इसी तरह से उनमें जो टेंशन क्रिएट होती है वो भी बढ़ती और कम होती रहती है. As a result, cracks develop in the rocks and they break. जैसे जैसे कभी उस पर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कभी एक्सपेंशन हो गया, तो उसकी टेंशन बढ़ना कम होने की वजह से पत्थर जो है वो कमज़ोर हो जाता है और वो टूट जाता है. In areas where the diurnal range of temperature is higher, weathering of this type of is common in hot deserts. जहाँ पर टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है या फिर टेम्परेचर में जो है वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे मरुस्थल के एरिया में दिन के समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, रात में बहुत कम होता है, तो उस वजह से भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है. जब टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो वहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होता है पत्थरों का, और फिर उस वजह से हमें पत्थरों की जो ये ब्रेकेज है वो देखने को मिल जाती है. अब हम फ्रोस्ट के बारे में पढ़ते हैं. You know that the volume of the water increases when it freezes. हमें पता है जब पानी फ्रीज हो जाता है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है. In areas where the temperature drops below 0 degree Celsius for quite some time, the water accumulated in the cracks and कर्व्स इन दी रॉक्स फ्रीजेस. जहाँ पे टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, वहाँ पे जो पत्थरों के बीच का में जो पानी इकट्ठा हुआ होता है वो वहाँ पर जम जाता है, और जब वो जम जाता है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है. दिस लीड्स टू द टेंशन इन द रॉक एंड दे शैटर. जिसकी वजह से पत्थरों में टेंशन बढ़ जाती है और पत्थर जो है वो टूट जाते हैं. ऐसा हमें फिगर 3.1 की सी में देखने को मिल सकता है. ये जो है ये उसी तरह की एक तरह का प्रोसेस है. यहाँ पर जो ये है ये चीज़ जो है ये वही है. अब हम क्रिस्टल ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं. इन रॉकी कोस्ट वेव्स हिट द सी क्लिफ. जहाँ पर पथरीले जो ये समुद्री तट होते हैं वहाँ पर लगातार जो हवा की झोंकों की वजह से जो लहरें बनती हैं लगातार पत्थरों पर गिरती रहती हैं. द वाटर जो है वो वहाँ पर खारा होता है. सम वाटर ड्रॉपलेट्स हिट द क्रैक्स इन द रॉक्स. और कुछ जो इनमें से जो ड्रॉप्स होती हैं वो पत्थरों के क्रैक के जो दरारें होती हैं उनमें चली जाती हैं. इन दिस एल्कलाइन वाटर द सॉल्युबल मिनरल्स इन द रॉक गेट डिसॉल्व्ड. और इस पानी में जो पत्थर में जो मिनरल होते हैं वो घुल जाते हैं. दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल होल्स इन द रॉक. इसकी वजह से पत्थरों में छेद बन जाते हैं. Because of the heat, this water turns into water vapor and only crystals of alkaline mineral remain in the rocks. और जब वहाँ पर गर्मी बढ़ती है तो पानी सूख जाता है, लेकिन जो मिनरल होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं. वहाँ पर नमक और ये मिनरल जो है पीछे छूट जाते हैं. क्रिस्टल्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस. क्रिस्टल जो है वो ज़्यादा स्पेस लेते हैं. और इसकी वजह से पत्थर में टेंशन बढ़ जाती है और वहाँ पर होल जो है वो बन जाते हैं पत्थरों में. और ये हम एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता है. जैसे इस पत्थर में है ऐसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह वहाँ पर जाल बन जाते हैं. अक्सर समुद्र की तट के आसपास आप ऐसे पत्थर देख सकते हैं. अब हम देखते हैं प्रेशर का रिलीज होने पर क्या होता है. It is not that tension is created in the rocks only because of the temperature, freezing of water or crystallization. पत्थरों में टेंशन सिर्फ टेम्परेचर की वजह से या फिर पानी के जमने की वजह से, क्रिस्टलाइजेशन की वजह से नहीं होती. The outer layers of the rocks exert pressure on the inner or the lower layer. ऊपर के जो पत्थर की परतें जो हैं वो नीचे की परतों पर लगातार प्रेशर बनाती रहती हैं, बढ़ाती रहती हैं. When this pressure ceases to exist, the lower or the inner layer gets freed from the pressure. और जब ऊपर के पत्थर के प्रेशर कम होने लगता है तो नीचे के पत्थर जो है प्रेशर से फ्री हो जाता है. इसकी वजह से भी वेदरिंग जो है वो होती है. अब हम पानी की वजह से पढ़ते हैं. सम एरियाज एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल देन अदर्स. कुछ एरिया में बारिश ज़्यादा होती है दूसरे के कंपेयर में. इंडिया में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है. इन सच एरियाज सॉकिंग ऑफ रॉक वाटर ऑल्सो कॉजेज वेदरिंग ऑफ सम रॉक्स.
इस तरह के एरियाज में पानी का पत्थरों में एब्जॉर्ब हो जाना, सोक कर जाना भी पत्थरों की वेदरिंग का कारण बनता है, जैसे कि सैंडस्टोन हो गया या कॉन्ग्लोमोरेट हो गया। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेशर। ये पत्थर जो है प्रेशर की वजह से पत्थर ऑन द एगोमरेशन ऑफ द सैंड पार्टिकल्स, ये जो लगातार प्रेशर जो बनता है सैंड पार्टिकल्स की वजह से, उसकी वजह से ऐसा होता है। अब हम पेज नंबर 26 पर हैं। मड ऑल्सो मेक्स सैंड पार्टिकल्स कम टुगेदर। जो मिट्टी है वो भी ऐसे सैंड पार्टिकल्स को इकट्ठा लाने में मदद कर देती है। व्हेन वाटर पेनेट्रेट्स सच रॉक्स द पार्टिकल गेट लूज एंड सेपरेट फ्रॉम द मेन रॉक। और जब इन पत्थरों पर पानी गिरता है तो ये पत्थर जो है मेन अपने पार्ट से अलग होके अलग छोटे छोटे हिस्सों में, कणों में बट जाते हैं। इसे जो है ग्रैन्युलर वेदरिंग कहते हैं। आप फिगर 3.4 में देख सकते हैं इसका। समटाइम्स वो टेम्परेचर एंड वाटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग। कई बार टेम्परेचर और पानी दोनों ही वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिफरेंस इन द टेम्परेचर कॉज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, वाइडनिंग इन द जॉइंट्स और द क्रैकिंग इन द रॉक्स। जो टेम्परेचर की वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से जो उसके क्रैक होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। वाटर अकोमुलेट्स इन सच वाइड जॉइंट्स एंड बिग रॉक्स ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ रॉक सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और वहाँ पर उन दरारों में या उन एरियाज में पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर वो पत्थर जो है वो टूट जाते हैं। इसे हमें ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी मिनरल्स। पानी जो है कई मिनरल्स का मिक्सचर है। वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो पानी में घुल जाती हैं। मैनी थिंग्स गेट डिजॉल्व ईजिली इन वाटर, जो भी मैंने बताया। द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द मैटर हैज़ डिजॉल्व इन वाटर। जब पानी में जब कोई चीज़ घुल जाती है तो पानी की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। एंड दोज मिनरल्स विच डू नॉट डिजॉल्व इजीली इन वाटर गेट डिजॉल्व इन सच सॉल्यूशंस। और जब जो सॉल्यूशन पानी में आसानी से नहीं घुलते, लेकिन जब ऐसी चीज़ें पानी में मिल जाती हैं और वो सॉल्यूबल बन जाता है तो वो चीज़ें भी पानी में घुलने लगती है। इन एरियाज दैट रिसीव हैवी रेनफॉल केमिकल वेदरिंग अकर्स इन द फॉलोइंग वे। जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे इस तरह से केमिकल वेदरिंग होती है। आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। कार्बोनेशन के बारे में पढ़ते हैं। द रेन वाटर ट्रेवल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। जब बारिश होती है तो पानी जो है वो हवा से होते हुए आता है। पहले पानी ज़मीन को छूने से पहले वो हवा से होते हुए आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में मिक्स होती है, जो कि हवा में जो प्रेजेंट होती है वो पानी में मिक्स हो जाती है। डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड गेट्स फॉर्म, जिसकी वजह से जो बहुत ही पतला कार्बोनिक एसिड बन जाता है। मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन गेट इजीली डिजॉल्व इन सच एसिड्स। लाइमस्टोन के जैसे के जो मटेरियल होते हैं वो इस तरह के एसिड में आसानी से ही घुल जाते हैं। ये इसकी केमिकल रिएक्शन दी गई है। पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं कैसा होता है। सब मिनरल्स इन द लेक गेट डिजॉल्व इन वाटर। जो लेक पत्थरों में जो कई मिनरल्स होते हैं वो भी पानी में घुल जाते हैं। लाइमस्टोन इज फॉर्म ड्यू टू केमिकल प्रेसिपिटेशन बिटवीन वाटर एंड एल्कलीज। जब लगातार पानी में इकट्ठे होते रहते हैं एल्कलीज तो उसकी प्रेसिपिटेशन की वजह से केमिकल लाइमस्टोन बनता है। एट दी वेडगुन दरिया इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट लाइमस्टोन गेट्स प्रेसिपिटेटेड केमिकली। वेडगन दरिया में अहमदनगर में जो है वहाँ पर ऐसे ही लगातार प्रेसिपिटेशन होती रहती है केमिकल्स की, और उसकी वजह से वहाँ पर हमें लाइमस्टोन मिलता है। दैट इज अंडरगोज केमिकल वेदरिंग अगेन, और जो कि केमिकल वेदरिंग का ही एक पार्ट है। सिमिलरली बिकॉज ऑफ द सॉल्यूशन एल्कलीज इन द रॉक डिजॉल्व एंड मेक देम ब्रिटल। और जब इसी सॉल्यूशन की वजह से एल्कली जो है वो पत्थरों में घुल जाती है और उसको सख्त बना देती है। अब हम ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस अकर्स इन द रॉक्स विच हैव आयरन प्रेजेंट इन देम। जिन पत्थरों में आयरन प्रेजेंट होता है उन पत्थरों में ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है। द आयरन इन द रॉक कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन। वो जो आयरन के पार्ट हैं वो पानी के कॉन्टैक्ट में आते ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं।
और इसकी वजह से वहाँ पर लाल कलर का लेयर बन जाती है पत्थरों के ऊपर। जैसे हमने देखा भी होगा कि हमारे घर में जो लोहे की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर भी अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। दिस इज़ कॉल्ड द रस्ट, इसको हम जंग कहते हैं। व्हेन यू केप्ट नेलिंग नेल्स इन दी वेट क्लॉथ, जब हमने अपने नेल्स को जो गीले कपड़े में रखा, यू मस्ट हैव नोटिस्ड अ सिमिलर थिंग, तब हमने सेम चीज़ को भी देखा होगा। जो हम घर पर कीले होती हैं, अगर उन्हें हम गीले कपड़े में रखें तो वो भी ऐसे लाल कलर की हो जाती है, उनकी ऊपरी परत पर भी जंग लग जाता है। Similar process occurs in the rocks in areas with high rainfall. जिन एरियाज़ में ज़्यादा बारिश होती है और पत्थरों में आयरन प्रेजेंट होता है, उन एरियाज़ में हमें ऐसी प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं। There are many more processes involved in chemical weathering besides the one mentioned above. इसके अलावा भी बहुत से प्रोसेसेस हैं जो केमिकल वेदरिंग में पार्ट लेते हैं, जो भी हमने पढ़े उसके अलावा। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स इंक्लूड मॉइस्चरिंग ऑफ द टेबल सॉल्ट इन रेनी सीजन। इस कुछ और एग्जाम्पल ऐसे भी हैं कि जब आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में जो हमारा नमक होता है वो भी उसमें भी पानी का मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है। जब हम एप्पल को काट के थोड़ी देर रख देते हैं तो वो भी ब्राउन कलर का हो जाता है। ये भी उनमें से ही एक टाइप है।